हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस एंड बैंकिंग के यूट्यूब चैनल में। मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं पुनः करंट अफेयर की जो सीरीज हमारी चल रही थी उसको आगे बढ़ाते हुए। और दोस्तों उसी क्रम में हम पहुंच गए हैं फरवरी 2024 के करंट अफेयर में। इससे पहले के जो करंट अफेयर के वीडियो हैं वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो उनको देखते हुए और इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर 2024 के वीडियोस। दोस्तों, जो फरवरी 2024 की पहली खबर है वह है कि उत्तराखंड स्वतंत्रता पश्चात समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। ठीक है, इसके तहत क्या होगा? किसके तहत? जो समान नागरिक संहिता है, इसके तहत विवाह, तलाक, विरासत, गुजारा भत्ता के लिए जो राज्य है ना, पूरे राज्य में समान कानून होगा। ठीक है, अब इससे जो हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं? तो दोस्तों पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि यूसीसी है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, समान नागरिक संहिता, लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? ठीक, तो कौन सा है? उत्तराखंड है। दोस्तों ये जो प्रथम है ना, ये स्वतंत्रता के पश्चात है। इससे पहले गोवा जो भारत का राज्य है वहां यूसीसी लागू किया जा चुका है, लेकिन जो ये यूसीसी गोवा में लागू हुआ था वो स्वतंत्रता से पूर्व हुआ था। क्यों? क्योंकि वहां पुर्तगाली शासन था और उन्होंने क्या किया था? यूसीसी लागू कर दिया था। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि स्वतंत्रता पश्चात यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो वो कौन सा है? वो है दोस्तों उत्तराखंड। ठीक है, चलिए अगली खबर देखते हैं। दोस्तों अगली खबर है कि चंपई सोरेन जो है झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, यह है दोस्तों हमारा झारखंड राज्य, जो कि यहां पे बिहार है, बिहार से अलग होकर बना था कब? 15 नवंबर 2000। ठीक है, और झारखंड की राजधानी है रांची, और रांची के कौन है? महेंद्र सिंह धोनी, है ना, क्रिकेटर भारत के। ठीक है, तो वहां के जो नए सीएम बन गए हैं वो कौन बन गए हैं? वो बन गए हैं चंपई सोरेन। ठीक है, चलिए अगली खबर देखते हैं। दोस्तों अगली खबर है कि चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द किया। दोस्तों भारत सरकार ने या भारत की संसद ने एक योजना शुरू की थी, चुनावी बॉन्ड योजना। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक पार्टी को चंदा देना चाहता है तो वह क्या करेगा? वह दिल्ली में एक एसबीआई की जो ब्रांच है वहां से क्या कर सकता है? चुनावी बॉन्ड खरीद सकता है। तो उसे क्या किया गया है? उसे असंवैधानिक करार देते हुए क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया है। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, और इसकी शुरुआत की गई थी 2018 में। ठीक, चलिए अगली खबर देखते हैं। दोस्तों अगली खबर है कि मौसम अवलोकन उपग्रह इनसैट 3DS का सफल प्रक्षेपण किया गया। किसके द्वारा किया गया? इसरो के द्वारा किया गया। ठीक है, कब किया गया? 17 फरवरी 2024 के दिन। ठीक, और जो प्रक्षेपण यान था वो था GSLV F14। ऐसे क्वेश्चन सीधे तौर पर पूछे जाते हैं कि हाल ही में इसरो ने कौन से मौसमी उपग्रह का प्रक्षेपण किया, किस जो प्रक्षेपण यान है उसके द्वारा यह उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा गया। ये सब प्रश्न सीधे बनते हैं और इनका जवाब आपको इस स्लाइड में मिल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों जो ये इनसैट 3DS है ये किससे संबंधित है? ये दोस्तों है मौसम अवलोकन से संबंधित। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि इनसैट 3DS किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? मौसम अवलोकन से संबंधित। अच्छा, इसरो ने क्या किया? अब इनसैट 3DS क्या किया? भेज दिया। अब क्या करेगा इसरो? अब इसरो निसार, निसार क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये क्या है? ये पृथ्वी के अवलोकन से संबंधित एक संयुक्त मिशन है। किसका किसका? इसरो का और नासा का। उसमें अब काम करेगा कौन? इसरो और नासा मिलके। ठीक है, तो सीधे प्रश्न बन सकता है निसार इसरो किसके साथ मिलकर इस योजना का क्रियान्वयन कर रहा है? तो किसके साथ मिलकर कर रहा है? नासा के साथ। ठीक है, चलिए फिर दोस्तों एक अंतरिक्ष से संबंधित अन्य खबर है कि 5 वर्ष से अंतरिक्ष में कचरे की तरह निष्क्रिय पड़े उपग्रह
कार्टोसैट 2 को क्या किया गया, हिंद महासागर में गिराकर इसरो ने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। सीधे प्रश्न बन सकता है कि कार्टोसैट 2 ये जो उपग्रह था, ठीक, इससे संबंधित प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में इसरो ने किस उपग्रह को क्या किया है, जो हिंद महासागर है उसमें गिरा दिया है। तो उस उपग्रह का क्या नाम है, कार्टोसैट 2। और इस जो स्लाइड की बात करें तो इसमें परीक्षा से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं, चलिए एक बार और देख लेते हैं दोस्तों। इसमें है इनसैट 3DS, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक GSLV F14, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो GSLV है ना, GSLV F14, ये सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण यान है GSLV सीरीज का, ठीक है। इसके बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। निसार के बारे में ध्यान रखिएगा, ठीक है। निसार किसके किसके द्वारा मिलकर प्रक्षेपित किया जाएगा, इसरो प्लस नासा, ठीक है। और दोस्तों अगला जो तीसरा तथ्य था वो था कार्टोसैट 2 से संबंधित। इसे क्या किया गया है, इसे नष्ट करके हिंद महासागर में गिरा दिया गया है। किसके द्वारा गिरा दिया गया है, इसरो के द्वारा, ठीक है। चलिए अगली खबर देखते हैं दोस्तों। दोस्तों अगली खबर है कि देश के 5 नए आर्द्र भूमि क्षेत्र को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। कितने, 5 नए आर्द्र भूमि क्षेत्रों को, ठीक है। और इसके पश्चात भारत में रामसर स्थलों की सूची में कुल संख्या कितनी हो गई है, कुल संख्या हो गई है 80, ठीक। अब दोस्तों ये रामसर भूमि क्या है, दोस्तों 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में एक सम्मेलन हुआ और वहां एक समझौता हुआ कि जो नम भूमियां हैं, आर्द्र भूमियां हैं पृथ्वी में, उनका संरक्षण किया जाए। क्यों, क्योंकि दोस्तों इसमें एक बड़ी मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है। और जैव विविधता से क्या होता है कि पर्यावरण संतुलन बना रहता है। तो इनको बचाने के लिए क्या किया गया, रामसर समझौता किया गया। दोस्तों ये भले 2 फरवरी 1971 को हुआ था, लेकिन जो भारत है ना, भारत इसमें शामिल हुआ 1982 में, ठीक। और 2 फरवरी के दिन क्या मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस भी मनाया जाता है। अब देखिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो गई इसमें गैदर करने के लिए, कौन कौन सी हो गई, सॉरी, देखिए इसमें कौन कौन सी, कि भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है, तो कितनी हो गई है दोस्तों, 80, ठीक, 80। फिर रामसर समझौता किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, आर्द्र भूमियों से संबंधित, ठीक है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी के दिन मनाया जाता है। यह समझौता कब हुआ था, 2 फरवरी 1971 को हुआ था। कहां हुआ था, ईरान के रामसर शहर में, ठीक है। चलिए अगली खबर दोस्तों, अगली खबर है जो भारत का मिशन गगनयान है उससे संबंधित। तो दोस्तों जो मिशन गगनयान है इसके तहत आपको पता ही होगा कि हम अंतरिक्ष में क्या भेज रहे हैं, मानव भेज रहे हैं। किससे, स्वदेशी तकनीक से, भारत के भूमि से, ठीक है। और इसके लिए जो यात्री थे ना, उनको एस्ट्रोनॉट विंग प्रदान किया गया है, किसके द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, ठीक है। ये देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ठीक है। और ये कहां प्रदान किया गया, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। और ये 4 लोग कौन कौन है जो गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष में जाएंगे 3 दिन के लिए, ठीक। वो कौन कौन है, वो है ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, ठीक। और दोस्तों आपको पता होगा कि इससे पहले 1984 में जो भारत के एक वायुसेना के अधिकारी थे, विंग कमांडर कौन, राकेश शर्मा, वो अंतरिक्ष में जा चुके हैं। लेकिन वो किससे गए थे, वो रूसी यान से गए थे, ठीक है, रूसी यान से गए थे। जबकि ये लोग क्या करेंगे, ये भारतीय यान से जाएंगे, ठीक। और राकेश शर्मा कब गए थे, राकेश शर्मा गए थे 1984 में, ठीक है। चलिए अगली खबर देखते हैं दोस्तों। अगली खबर है अंतरराष्ट्रीय स्तर की खबर। और अंतरराष्ट्रीय स्तर की जो खबर है उसमें पहली खबर है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राज्य अमीरात व कतर की यात्रा की, ठीक है। अब दोस्तों क्यों गए थे, दोस्तों वहां पे एक मंदिर का उद्घाटन होना था, है ना।
उसके लिए मोदी जी गए थे और बहुत सारे समझौते भी भारत और यूएई के बीच हुए। उससे पहले COP 28 के लिए, ठीक है, ये भारत के प्रधानमंत्री कहां गए थे? यूएई गए थे। और उसके बाद जो वाइब्रेंट गुजरात समिट हुआ, तो उसमें क्या हुआ था? जो कतर के प्रमुख है, राज प्रमुख है, वो भारत आए थे। उसके बाद फिर अपने प्रधानमंत्री फिर यूएई चले गए। और दोस्तों, यूएई का भारत के लिए एक विशेष महत्व है। क्यों महत्व है? क्योंकि भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। और भारत में जो 7वां सबसे बड़ा निवेशक है, वो भी कौन है? यूएई है। ठीक है। और भारतीय मूल के लगभग 35 लाख लोग कहां रहते हैं? यूएई में रहते हैं। ठीक है, या काम करते हैं। ठीक है। और उसके बाद भारत ने क्या किया है? कतर की भी यात्रा की है। कतर वही मिडिल ईस्ट में पड़ता है ना? चलिए, अच्छा, जब हम लोग मिडिल ईस्ट बोलते हैं ना, मिडिल ईस्ट, तो मिडिल ईस्ट दोस्तों ये भारतीय टर्म नहीं है, ये पश्चिमी टर्म है। देखिए थोड़ा सा क्या होता है कि ये हमारी पृथ्वी है ना, ये, और यहाँ पे भारत है, और यहाँ पे मिडिल ईस्ट की कंट्रियां पड़ती हैं। जबकि भारत से अगर पूर्व देखा जाए तो पूर्व इधर पड़ता है, लेकिन जो पश्चिमी देश यहाँ है, इनके लिए मिडिल ईस्ट ये कहलाता है। तो इनकी वजह से टर्म मिडिल ईस्ट यूज किया जाता है, और भारतीय भी क्या करते हैं? मिडिल ईस्ट टर्म यूज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अगली खबर देखते हैं। दोस्तों अगली खबर है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में, जो भ्रष्टाचार से संबंधित सूचकांक जारी किया गया था, उसमें भारत की रैंकिंग कौन सी है? भारत की रैंकिंग है 93rd। ठीक है। और ये जो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक है, ये 13 मानकों पर 13 मानकों पर आधारित होता है। ठीक है। और दोस्तों जो इस सूचकांक में प्रथम स्थान रहा वो डेनमार्क का रहा, तथा आखिरी स्थान सोमालिया का रहा, तथा भारत का स्थान कितना रहा? 93 रहा। अब इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न हमारे बन सकते हैं? ठीक है। तो दोस्तों जो पहला प्रश्न बन सकता है कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? दोस्तों ये जारी किया जाता है किसके द्वारा? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। ये एक संस्था है, कहां की है? जर्मनी की है। ठीक है। अब इन्होंने जो रिपोर्ट जारी की है 2024 की, इसके तहत भारत का स्थान कौन सा है? दोस्तों भारत का स्थान है 93। ठीक है। और उसके बाद इसका मतलब क्या हुआ कि 92 देश ऐसे हैं जहां भ्रष्टाचार क्या है? भारत से कम है। और सबसे कम भ्रष्टाचार कहां है? सबसे कम भ्रष्टाचार है दोस्तों डेनमार्क में। ठीक है। क्वेश्चन ये बन सकता है, पहला स्थान किसका है? भारत का स्थान कौन सा है? ठीक है। और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कहां है? तो 180 कहां था? सोमालिया में। ठीक है। ये प्रश्न सीधे तौर पर परीक्षा में बन सकते हैं आपसे। ठीक है। ये क्या है? ये भ्रष्टाचार हो रहा है ना, घूस का लेन देन, ये नहीं करना है। ठीक है। चलिए अगली खबर देखते हैं। दोस्तों अगली खबर है कि अमेरिका की निजी कंपनी, जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है इंटुएटिव मशीन्स, इसने क्या किया है कि मून में एक लैंडर भेजा है जिसका नाम है ओडीसीएस। ठीक। तो जो अमेरिका की निजी क्षेत्र की कंपनी है इंटुएटिव मशीन्स, उसने ओडीसीएस नाम का एक लैंडर जो है वो चंद्रमा में भेजा है। और इसके साथ क्या हुआ है कि निजी क्षेत्र की पहली कंपनी बन गई है जिसने चंद्रमा में अपना स्वयं का लैंडर उतारा है। ठीक है। इससे पहले कौन कौन से देश है? यूएसए, रूस, चीन, भारत और जापान, ये 5 देश ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया है? जिन्होंने चंद्रमा में सॉफ्ट लैंडिंग की है। उसके बाद जो ये अमेरिका की पहली कंपनी इंट्यूटिव मशीन्स है, ये क्या बन गई है? विश्व की पहली निजी क्षेत्र की कंपनी बन गई है जिसने क्या किया है? जिसने चंद्रमा में सॉफ्ट लैंडिंग कराई है। किसकी? उपग्रह की। ये देखिए, ये उपग्रह है और ये है अमेरिका का झंडा। ये किसका झंडा है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। ठीक है। और दोस्तों जो ये सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई है, ये कराई गई है 23 फरवरी 2024 के दिन। ठीक है। और इंटुएटिव मशीन्स क्या है? पहली निजी क्षेत्र की कंपनी बन गई है जिसने क्या किया है? चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई है। ठीक है।
चलिए अगली खबर देखते हैं। दोस्तों अगली खबर है कि ग्रीस के प्रधानमंत्री कौन, किरियाकोस मित्सोताकिस, ये नाम आप याद रखिएगा, किरियाकोस मित्सोताकिस ये है। इन्होंने क्या किया है, भारत की यात्रा की है, ठीक है। और इससे संबंधित तथ्य कौन से, दोस्तों इन्होंने 21 और 22 फरवरी 2024 के दौरान भारत की यात्रा की है। और दोस्तों भारत में एक रायसीना डायलॉग होता है, उसकी अध्यक्षता भी इन्होंने की थी, उसके लिए ये चीफ गेस्ट भी थे, ठीक है। ये देखिए रायसीना डायलॉग, ठीक है। अब दोस्तों रायसीना डायलॉग के बारे में जान लें तो दोस्तों ये क्या होता है कि 2016 से एक ORF फाउंडेशन है और भारत का विदेश मंत्रालय, ये दोनों मिलकर एक सम्मेलन का आयोजन करते हैं। और इसमें क्या होता है कि देश विदेश से विशेषज्ञ आते हैं, अपनी बात रखते हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर अपने विचार प्रकट करते हैं, ठीक है। तो जो रायसीना डायलॉग था उसका ये 9वां संस्करण था, जिसके मुख्य अतिथि कौन थे, ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस, ठीक है। और दोस्तों ग्रीस के बारे में बात करें तो आपने यूनान भी कहीं कहीं इसका नाम सुना होगा। और उससे संबंधित एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि हेलेनिक रिपब्लिक भी कहा जाता है किसे, ग्रीस को। ध्यान दीजिएगा क्या कहा जाता है, हेलेनिक रिपब्लिक, ठीक है। यह प्रश्न सीधे तौर पर आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि हेलेनिक रिपब्लिक किस देश का नाम है, ठीक है। तो ग्रीस से संबंधित, वहां के प्रधानमंत्री से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य वो हमने देख लिया। उसके बाद क्या है कि 9वां जो रायसीना डायलॉग हुआ वो कहां आयोजित किया गया, नई दिल्ली में, ठीक है। तथा ग्रीस के प्रधानमंत्री इसके मुख्य अतिथि रहे। और दोस्तों जो 2024 का रायसीना डायलॉग था उसकी थीम क्या थी, उसकी थीम थी चतुरंगा, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। ये क्या थी, थीम थी। दोस्तों वास्तव में क्या है कि ये इंग्लिश टर्म का हिंदी ट्रांसलेशन किया गया है। एक्चुअल में क्या था, चतुरंगा, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कोऑपरेट और क्रिएट, ये क्या थी, थीम थी रायसीना डायलॉग किसकी, 2024 की, ठीक है। चलिए अगली खबर देखते हैं दोस्तों। अगली खबर क्या है, अगली खबर ये है कि नायाब बुकेले जो है वो लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए हैं। इसमें प्रश्न सीधे बन सकता है कि नायाब बुकेले कहां के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, कहां के हुए हैं, अल सल्वाडोर के, ठीक है। दोस्तों अगली खबर है कि 7वां हिंद महासागर सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में 9 से 10 फरवरी के मध्य संपन्न हुआ। दोस्तों जो हिंद महासागर के देश हैं उनसे संबंधित ये सम्मेलन का आयोजन किया गया था कि हिंद महासागर में क्या समस्याएं हैं, इनका समाधान कैसे किया जा सकता है, इस क्षेत्र में कौन कौन सी चुनौतियां हैं। इससे संबंधित जो हिंद महासागर सम्मेलन है उसका 7वां संस्करण, जिसका आयोजन कहां किया गया था, इसका आयोजन किया गया था पर्थ ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। क्वेश्चन सीधे बन सकता है कि 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है, ठीक है। चलिए कौन सा संस्करण था ये आप जान सकते हैं। दोस्तों अगली खबर है कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा लोकतंत्र सूचकांक 2023 जारी किया गया। इसके तहत विश्व में लोकतंत्र के आधार पर भारत का स्थान 41वां है, ठीक है। जबकि प्रथम स्थान इस सूचकांक में नॉर्वे का है, जबकि आखिरी स्थान है अफगानिस्तान का। इससे संबंधित तथ्य कौन कौन से हैं जो हमारे परीक्षा से संबंधित उपयोगी है। परीक्षा से संबंधित जो उपयोगी तथ्यों की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन यह बन सकता है कि लोकतंत्र सूचकांक कौन जारी करता है, ठीक। तो ये जारी किया जाता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा, ये ब्रिटेन की संस्था है, ठीक है। इसके तहत क्वेश्चन ये बन सकता है कि लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा था, तो दोस्तों भारत का स्थान था 41वां, ठीक है। यह पूछा जा सकता है कि लोकतंत्र सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान किस देश का था, तो प्रथम स्थान था नॉर्वे का। और आखिरी स्थान किस देश का था, तो दोस्तों आखिरी स्थान था अफगानिस्तान का। ये आपको समझ में नहीं आएगा, ये भारत है, ठीक है, यहां पे नॉर्वे है, ठीक, और यहां पे अफगानिस्तान है, ये आप ध्यान रखिए। चलिए दोस्तों एक छोटी सी जो सूचना है हमारे संस्थान से संबंधित कि यहाँ पे एमपीपीएससी 2024 के लिए टेस्ट सीरीज शुरू की गई है।
इसके तहत आपको 39 टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। कहां प्रोवाइड कराए जा रहे हैं दोस्तों? ये हमारा ऐप है DIB इंदौर के नाम से, इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और मात्र 99 रुपए में आपको 39 टेस्ट मिल रहे हैं। अगर आपको ये 99 रुपए पे करने का मन नहीं है, मत करिए, आप ऐप डाउनलोड करिए और वहां आपको कुछ टेस्ट फ्री में अवेलेबल है। पहले आप फ्री के टेस्ट दीजिए, उसके बाद आपको जैसा लगता है उसके हिसाब से आगे के कदम उठाइए, ठीक है। चलिए दोस्तों अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है कि अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने का रिकॉर्ड अब किसके नाम है? रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंका। ओलेग कोनोनेंका ये कहां के हैं? ये है रूस के, ठीक। दोस्तों ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, यहां इन्होंने 878 दिन और 12 घंटे बिताकर एक नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्वेश्चन ये बन सकता है कि अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने का रिकॉर्ड अब किसके नाम है? तो इसका जवाब हो जाएगा ओलेग कोनोनेंका के नाम। ये कहां के हैं दोस्तों? ये रूसी मूल के व्यक्ति हैं, ठीक है। और दोस्तों जो अगली खबर है कि मीरा रोबोट के द्वारा अंतरिक्ष में सर्जरी का पहला परीक्षण किया गया। यह परीक्षण कहां किया गया था? अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में, और प्रोफेसर शेन फरिटर और उनकी टीम द्वारा इसका जो संचालन है वो किया गया। और दोस्तों ये रोबोट है जिसने क्या किया है? जिसने सर्जरी की है, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है मीरा, ठीक। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है? ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो MPPSC की यूनिट 9 है उसमें रोबोटिक्स है, ठीक है, IT वाले यूनिट में, उससे संबंधित यह प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में किस रोबोट द्वारा अंतरिक्ष में सर्जरी की गई, और उसका नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है मीरा रोबोट, ठीक है। तो क्या है कि यहां से पृथ्वी से ये प्रोफेसर और इनकी टीम संचालन कर रही थी, और ये मीरा रोबोट क्या है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में क्या कर रहा था? सर्जरी कर रहा था, ठीक है। नाम आप याद रखिएगा, क्या नाम है? मीरा रोबोट, ठीक है। चलिए अगली खबर देखते हैं। दोस्तों अगली खबर है आर्थिक या अर्थव्यवस्था से संबंधित कि 8 फरवरी 2024 को मौद्रिक नीति 2023-24 के वित्तीय वर्ष की अंतिम द्विमासिक समीक्षा की गई, ठीक है। दोस्तों आपको पता होगा कि जो मौद्रिक नीति है वो भारत का या किसी भी देश का जो केंद्रीय बैंक है उसके द्वारा जारी की जाती है, और इसका उद्देश्य ये है कि जो मुद्रा की मात्रा है ना उसको मेंटेन करना। कम हो रही है तो ज्यादा करना, ज्यादा हो रही है तो उसको कम करना, है ना, जिससे इन्फ्लेशन वगैरह ना हो। इसके लिए क्या है? मौद्रिक नीति जारी की जाती है। और मौद्रिक नीति जारी करने के लिए दोस्तों एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जिसका गठन किया गया था 2016 में, और इसका सुझाव दिया गया था उर्जित पटेल समिति द्वारा, ठीक। इसमें क्या होता है? इसमें 3 लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं और 3 लोग किसके होते हैं? RBI के होते हैं। ये लोग चर्चा करते हैं और इस हिसाब से जो बैंक रेट है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, इन सब दरों का निर्धारण करते हैं, ठीक है। और इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, पहले हम वो जान लेते हैं। तो दोस्तों जो महत्वपूर्ण तथ्य है परीक्षा से संबंधित, वो पहला तथ्य तो यही है कि मौद्रिक नीति कौन जारी करता है, ठीक। तो ये RBI जारी करेगा, ठीक है। जबकि राजकोषीय नीति कौन जारी करेगा? राजकोषीय नीति जो है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। फिर क्वेश्चन ये बन सकता है कि मौद्रिक नीति की समीक्षा कितने महीनों में होती है? तो दोस्तों जो ये फ्रीक्वेंसी होती है वो 2 महीने की होती है, ठीक है। तो अगर साल में 12 महीने हैं तो 6 बार क्या होगी? 6 बार इस नीति की समीक्षा की जाएगी, और इस स्थिति के अनुसार जो दर है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। और दोस्तों ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है ना, भारतीय खाद्य निगम जो है, भारतीय खाद्य निगम, दोस्तों इसका गठन किया गया था 1965 में। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि ये प्रश्न सीधे परीक्षा में आ सकता है कि FCI की स्थापना कब की गई। पेपर आउट नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी आप काफी चर्चा हो चुकी है 1965 में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आपको पता होगा ना, PDS,
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसका संचालन जो है ये एफसीआई द्वारा भी किया जाता है। मतलब ये क्या करता है, ये खरीदेगा, अन्न वगैरह खरीदता है भारत सरकार के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो एफसीआई का गठन किया गया था वो कब किया गया था, वो किया गया था 1965 में। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगली खबर है किससे संबंधित, टेली डेंसिटी से संबंधित। ठीक है, और ये टेली डेंसिटी क्या होती है, टेली डेंसिटी ये होती है कि प्रति 100 व्यक्तियों में उपस्थित टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या। ठीक, क्या होती टेली डेंसिटी, कि 100 व्यक्ति हैं, इनमें से कितने लोगों के पास क्या है, टेलीफोन कनेक्शन है। ठीक है, और इससे संबंधित जो रिपोर्ट जारी की गई वो किसके द्वारा जारी की गई, वो ट्राई के द्वारा जारी की। और ट्राई क्या है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका जो गठन किया गया था 1997 में, शायद 20 फरवरी, आप देख लीजिएगा, एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं याद है, लेकिन जहां तक है कि ये 20 फरवरी ही है। 20 फरवरी 1997 को क्या किया गया था, गठन किया गया था टेलीकॉम से, टेलीकॉम क्षेत्र के रेगुलेशन के लिए। तो ये क्या करता है, ट्राई ने एक रिपोर्ट जारी की है टेली डेंसिटी से संबंधित। टेली डेंसिटी क्या है, इसे मैंने बता दिया है। तो दोस्तों जो ट्राई की रिपोर्ट है टेली डेंसिटी से संबंधित, उसके अनुसार भारत की टेली डेंसिटी कितनी है, 85.23%। मतलब 100 लोगों में से 85 लोगों के पास क्या है, टेलीफोन कनेक्शन है। और टेली डेंसिटी की बात करें तो जो सबसे ज्यादा टेली डेंसिटी है भारत में दोस्तों, वो दिल्ली में है। वहां प्रति 100 व्यक्तियों में कितने टेलीफोन कनेक्शन है, 278 है। बहुत सारे ऑफिस जो है वो भारत के या देश के, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े संस्थान हैं, उनका ऑफिस जो है दिल्ली में, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव भी पड़ सकता है। ठीक है, तो दिल्ली की टेली डेंसिटी कितनी हो गई है, दिल्ली की टेली डेंसिटी हो गई है 278.28, जबकि सबसे कम टेली डेंसिटी है वो किसकी है, वो है बिहार राज्य की, जहां प्रति 100 लोगों में से मात्र 56.43 लोगों के पास क्या है, टेलीफोन कनेक्शन है। क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारत की टेली डेंसिटी कितनी है, भारत के किस राज्य में टेली डेंसिटी सर्वाधिक है, भारत के किस राज्य में टेली डेंसिटी सबसे कम है। ये प्रश्न सीधे तौर पर बन सकते हैं। या टेली डेंसिटी का डेटा कौन जारी करता है, ट्राई जारी करता है। ट्राई का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, और ट्राई की स्थापना कब हुई है यह भी पूछा जा सकता है, कहां, परीक्षा में। ठीक है, और दोस्तों जो ट्राई ने रिपोर्ट जारी की है उसके तहत एक डेटा और ट्राई ने प्रस्तुत किया है कि भारत में जो ग्राहक है ना, वो कितने प्रतिशत किस कंपनी के पास है। तो ट्राई के डेटा के अनुसार 39.69% जियो के पास है, 32.95% किनके पास है, भारती एयरटेल के पास है, और 19.25% है वोडाफोन आइडिया के पास। तो पहले स्थान पर जियो है, दूसरे स्थान पर एयरटेल है, और तीसरे स्थान पर वोडाफोन आइडिया है। ये भी क्वेश्चन कहीं बन ना जाए कि भारत में सर्वाधिक ग्राहक किस कंपनी के पास है। ठीक है, किससे संबंधित ग्राहक, दूरसंचार से संबंधित। ठीक है, चलिए अगली खबर देखते हैं दोस्तों। अगली खबर है दोस्तों अवार्ड से संबंधित। तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 है वो किसे प्रदान किया गया है, वो प्रदान किया गया है जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य व गीतकार गुलजार को। ठीक, इन दोनों को क्या किया गया है, संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। किस साल का प्रदान किया गया, 2023 का। दोस्तों जो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसकी शुरुआत की गई थी 1965 में, और जी शंकर कुरूप जो हैं, जो मलयालम साहित्यकार हैं, उनको पहला अवार्ड मिला था। कब मिला था, 1965 में। दोस्तों हम लोग हिंदी भाषी राज्य के निवासी हैं और हिंदी भाषा के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए हिंदी भाषा का जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो प्रदान किया गया था 1968 में। किसे प्रदान किया गया था, सुमित्रा नंदन पंत जी को। ठीक है, और 2023 का किसे किसे प्रदान किया गया, 2023 का प्रदान किया गया जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य व गीतकार गुलजार जी को। ठीक है, क्वेश्चन सीधे बन सकता है कि 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। दोस्तों जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना, ये भारत का जो साहित्य क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है, प्रदान किया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, और इसके तहत 11 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं व प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जाता है।
क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं तथ्यात्मक रूप से? शुरुआत कब हुई? 1965। 1965 में किसे मिला? जी शंकर कुरूप जी को। हिंदी के लिए पहला अवार्ड कब मिला था? 1968 में। किसे मिला था? सुमित्रानंदन पंत जी को। ठीक है, कितनी राशि प्रदान की जाती है? 11 लाख प्रदान की जाती है। और कहीं सीधे तौर पर प्रश्न यह भी बन सकता है कि साहित्य के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो यह पुरस्कार कौन सा हो जाएगा? यह पुरस्कार हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, चलिए अगली खबर देखते हैं। दोस्तों अगली खबर है ब्रिटिश एकेडमी का फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स के लिए जो अवार्ड होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? बाफ्टा पुरस्कार। ठीक है, जैसे अमेरिका में एकेडमी अवार्ड्स मिलते हैं, ऑस्कर अवार्ड्स मिलते हैं, भारत में अंतरराष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिलते हैं, उसी प्रकार ब्रिटेन द्वारा बाफ्टा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और जो 2024 के लिए बाफ्टा पुरस्कार प्रदान किया गया है वो किसे प्रदान किया गया है? क्रिस्टोफर नोलन को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में। किसके लिए? ओपेनहाइमर नाम की इन्होंने फिल्म निर्देशित की थी। ठीक है, सिलियन मर्फी जो अभिनेता रहे ओपेनहाइमर के, उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला। और एमा स्टोन जो है, जिन्होंने पुअर थिंग्स में अभिनेत्री का किरदार निभाया था, उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला। कौन सा अवार्ड? बाफ्टा। दोस्तों ये है एमा स्टोन, ये है क्रिस्टोफर नोलन और ये है सिलियन मर्फी। ठीक है, इनके बारे में आप जानते ही होंगे और नहीं जानते होंगे तो पता लगा लीजिएगा। ठीक है, काफी प्रतिभाशाली निर्देशक है और बहुत नाम इन्होंने कमाया है। ठीक दोस्तों, अब एक दुख भरी खबर है मृत्यु से संबंधित, जो कि फरवरी 2024 में हुई थी। किसकी? दोस्तों जो जैन मुनि आचार्य विद्यासागर जी है ना, उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, ये हैं आचार्य मुनि विद्यासागर जी। और इसके लिए क्या हुआ था? छत्तीसगढ़ सरकार ने और एमपी सरकार ने क्या किया था? आधे दिन का शोक भी रखा था। ठीक है, और इनकी मृत्यु कहां हुई है? दोस्तों इनकी मृत्यु हुई है छत्तीसगढ़ में जो स्थित है ना चंद्रगिरी तीर्थ, वहां इनकी मृत्यु हुई है। और इन्होंने संलेखना द्वारा अपने देह या अपने प्राण का त्याग किया है। ठीक है, संलेखना पद्धति जैन धर्म से में काफी महत्वपूर्ण है। ठीक, प्रश्न क्या बन सकता है? प्रश्न ये बन सकता है कि आचार्य विद्यासागर जी किस धर्म से संबंधित हैं? ठीक, ये चंद्रगिरी तीर्थ कहां पर स्थित है? ठीक है, चंद्रगिरी तीर्थ है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलिए अगली खबर देखते हैं। दोस्तों अगली खबर है कि वर्ष 2024 भारतीय नौसेना द्वारा नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया गया है। ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस। ठीक है, क्वेश्चन सीधे बन सकता है कि वर्ष 2024 भारतीय नौसेना द्वारा किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया? तो किस रूप में घोषित किया गया? ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस। ठीक है, चलिए फिर दोस्तों अगली खबर, 2024 का जो राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे आदि महोत्सव भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आयोजन किया गया था 10 से 18 फरवरी के मध्य नई दिल्ली में। ठीक, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। ठीक है, और ये किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? दोस्तों ये ट्राइफेड के द्वारा आयोजित किया जाता है। ट्राइफेड का फुल फॉर्म क्या है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसका गठन हुआ था 1987 में। ठीक है, अब देखिए प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं। प्रश्न यह बन सकता है कि आदि महोत्सव या जनजाति महोत्सव 2024 का आयोजन कहां किया गया? दिल्ली में। कहां? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? ट्राइफेड के द्वारा आयोजित किया जाता है। और ट्राइफेड का गठन कब किया गया था? 1987 में किया गया था। ये प्रश्न सीधे तौर पर आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली खबर देखते हैं। दोस्तों अगली खबर है कि भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन किया गया नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। मोबिलिटी से संबंधित जैसे बैटरी हो गई, परिवहन से संबंधित जो उपकरण होंगे, उनकी प्रदर्शनी लगाई जाती है। सीधे प्रश्न बन सकता है कि भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन कहां किया गया? इसका जवाब हो जाएगा नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। ठीक है, चलिए फिर दूसरी खबर है कि भारत टैक्स 2024 का जो आयोजन किया गया था वो नई दिल्ली में। दोस्तों जो टैक्स है ना, वो टैक्स कर वाला नहीं है, ये टैक्स जो है ये टेक्सटाइल से संबंधित है। ठीक है ना, भारत टैक्स 2024 ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो नई दिल्ली 26 से 29 फरवरी के मध्य। ठीक है, ये कपड़ा उद्योग से संबंधित है। सीधे प्रश्न बन सकता है। फिर दोस्तों अगला है कि सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला
इसका आयोजन कहां किया गया दोस्तों? इसका आयोजन किया गया था हरियाणा के फरीदाबाद में। ठीक है, हरियाणा के फरीदाबाद में इसका आयोजन किया गया। सीधे तौर पर प्रश्न बन सकता है। फिर दोस्तों 51वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला जो है भारतीय पुस्तक न्यास बुक नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया गया था। कहां? नई दिल्ली में। पुस्तक मेला का आयोजन कहां किया गया था? नई दिल्ली में। भारतीय पुस्तक न्यास द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। ठीक, चलिए अगली खबर देखते हैं। दोस्तों अगली खबर है कि भारतीय वायुसेना का युद्ध अभ्यास। कौन सा युद्ध अभ्यास? वायु शक्ति 2024। इसका आयोजन किया गया कहां? राजस्थान के जैसलमेर में। ठीक, प्रश्न कौन सा बन सकता? प्रश्न यह बन सकता कि वायु शक्ति 2024 का आयोजन कहां किया गया, किससे संबंधित है? भारतीय वायुसेना से संबंधित है। ठीक है, चलिए तो युद्ध अभ्यास का क्या नाम था? वायु शक्ति। इसमें कोई विदेशी देश शामिल नहीं था, यह केवल और केवल भारतीय वायुसेना का युद्धाभ्यास था। इस बात को आप ध्यान में रखिए। ठीक है, दूसरा जो तथ्य है वो है मिलन 2024 नहीं, सॉरी 2024 नहीं, मिलन 24। मिलन 24 नाम का दोस्तों नौसेना का युद्धाभ्यास था, जिसका आयोजन किया गया था विशाखापट्टनम में। ठीक है, और दोस्तों इसमें 39 देश अपनी नौसेना के माध्यम से शामिल हुए थे। प्रश्न क्या बन सकता है? प्रश्न यह बन सकता है मिलन 24 का संबंध किससे है? किससे है? नौसेना से। आयोजन कहां किया गया? विशाखापट्टनम में किया गया। या कोई और डीप में चला गया तो वो क्या पूछ सकता है कि इसमें कितने देश शामिल थे? दोस्तों ये रहा मिलन 24, और इसमें कितने देश शामिल थे? इसमें थे 39 देश शामिल थे। कहां आयोजित किया गया था? विशाखापट्टनम में। ठीक, आंध्र प्रदेश में स्थित एक शहर है विशाखापट्टनम, वाइजैक भी बोल देते हैं कोई कोई। ठीक है, फिर दोस्तों अगली खबर की बात करें तो धर्म गार्जियन 24 ये युद्धाभ्यास है भारत और जापान के सेनाओं के मध्य। ठीक है, और ये जो युद्धाभ्यास था ये राजस्थान में संपन्न हुआ। अब इस स्लाइड में कौन कौन से तथ्य हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। वायु शक्ति 2024 क्या है? आयोजन कहां किया गया? यह प्रश्न आपसे परीक्षा में सीधे तौर पर पूछा जा सकता है। फिर मिलन 24 क्या है? कहां आयोजित किया गया? किसके द्वारा आयोजित किया गया? यह भी प्रश्न बन सकता है। उसके बाद है कि धर्म गार्जियन 24 का संबंध किससे है, या किन देशों के मध्य ये युद्धाभ्यास होता है? तो किसके किसके बीच होता है? भारत और जापान के बीच। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आप स्पोर्ट्स की, खेल की, है ना। तो दोस्तों स्पोर्ट्स से संबंधित जो पहली खबर है कि आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को फिर से हरा दिया, है ना। फिर से हरा दिया मतलब 19 नवंबर 2023, ये दिन आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो फिर मैं इसके बारे में कोई चर्चा भी नहीं करूंगा, चर्चा करने का कोई मतलब भी नहीं है। चलिए, तो ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भारत को फाइनल में फिर से हरा दिया है, लेकिन इस बार अंडर 19 की टीम को हराया है। ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। कहां आयोजित किया गया था ये टूर्नामेंट? दोस्तों ये किया गया था साउथ अफ्रीका में। ऑस्ट्रेलिया ने जीता, भारत को हराया, और अगला जो आयोजन किया जाएगा वो कहां किया जाएगा? वो किया जाएगा जिम्बाब्वे और नामीबिया की संयुक्त मेजबानी में। प्रश्न कौन से बन सकते हैं? प्रश्न ये बन सकते हैं कि अंडर 19 विश्व क्रिकेट विश्व कप 2024 का विजेता कौन था? कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। किसे हराया? भारत को हराया। कहां आयोजित किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2026 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो जिम्बाब्वे में और नामीबिया में। ठीक है दोस्तों, एक अगली खबर है कि जय शाह हैं जो बीसीसीआई के कौन है? सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं। तो वो एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित हो गए हैं। कौन? जय शाह। चलिए फिर दोस्तों अगली खबर है कि रविचंद्रन अश्विन टेस्ट क्रिकेट में 500 से ज्यादा विकेट लेने वाले भारत के दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। ध्यान दीजिएगा, टेस्ट क्रिकेट में 500 से ज्यादा विकेट लेने वाले भारत के दूसरे गेंदबाज बन गए हैं।
ये है दूसरे। लोग कहते हैं ना सेकंड को कोई नहीं याद रखता, हम लोग रख रहे हैं। ये सेकंड। जो फर्स्ट है वो है अनिल कुंबले, इन्होंने 619 विकेट लिए थे। ठीक है, अब इन्होंने संन्यास ले लिया है तो इससे ज्यादा इनकी टैली नहीं बढ़ सकती। लेकिन दूसरे गेंदबाज कौन बने हैं? आर अश्विन बन सकते हैं, बन गए हैं। तो प्रश्न कैसा बन सकता है? प्रश्न ऐसा बन सकता है कि हाल ही में कौन सा भारतीय गेंदबाज है जिसने टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने की उपलब्धि हासिल की है? किसने हासिल की है? रविचंद्रन अश्विन जी ने। ठीक है, पहले गेंदबाज कौन थे? अनिल कुंबले थे, जिन्होंने कितने विकेट लिए थे? 619 विकेट। दोस्तों अगली खबर है, अगली खबर नहीं मतलब इसी से संबंधित है कि विश्व में सबसे ज्यादा टेस्ट मैचों में विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? श्रीलंका की स्पिन गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन है, जिन्होंने 133 टेस्ट मैचों में 800 विकेट प्राप्त किए हैं। ठीक है, मुथैया मुरलीधरन का नाम याद रखिएगा, अनिल कुंबले का नाम याद रखिएगा, और रविचंद्रन अश्विन का नाम भी याद रखिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों अगली खबर है T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज गति से शतक बनाने का रिकॉर्ड अब नामीबिया के बैट्समैन जॉन निकोल लाफ्टी के नाम है। कौन? जॉन निकोल लाफ्टी। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने मात्र 33 गेंदों में क्या किया है? सेंचुरी बना दी है। किसमें? T20 क्रिकेट मैच में। ठीक, किसके खिलाफ मैच था? नेपाल के खिलाफ था। ठीक, नाम याद रखिएगा, जॉन निकोल लॉफ्टी। कहां के हैं? नामीबिया के हैं। ठीक है, चलिए अगली खबर। दोस्तों अगली खबर है कि भारत ने इंग्लैंड को क्या किया? राजकोट टेस्ट मैच में 434 रनों से हराया है, जो भारत की रनों की दृष्टि से टेस्ट मैचों में सबसे बड़ी विजय है। 434 रनों से हराया, इंग्लैंड को हराया, है ना। देखिए मैच तो भारत ने जीता, और ऐसा कहा जाता है कि मोरल विक्ट्री किसकी हुई है? इंग्लैंड की हुई है। चलिए बहुत लंबी कहानी है, किसी दिन अलग सेशन रखेंगे ऐसी बातों के लिए। ठीक, लेकिन भारत ने क्या किया था? ये टेस्ट सीरीज जीत ली थी, और ये टेस्ट मैच भी जीत गया था। ये देखिए, बाय रन इंडिया बिगेस्ट टेस्ट विक्ट्री। रन नहीं लिखा तो मैं लिख देता हूं, कितना? 434 रन। ठीक है, और ये देखो, ये दोस्तों ये भारत वाले ही हैं और इंग्लैंड वाले नहीं दिख रहे हैं। ठीक, तो हराया किसको है? इंग्लैंड को हराया। कहां? राजकोट। राजकोट कहां है? गुजरात में है। ठीक है, चलिए अगली खबर देखते हैं। नहीं नहीं, अगली खबर से पहले एक खबर और छूट गई थी। ये डेविस कप का संबंध जो है वो टेनिस से है। प्रश्न सीधे बन सकता है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? एमपीपीएससी ऐसे प्रश्न भूतकाल में पूछ चुका है, इसलिए ध्यान दीजिएगा कि डेविस कप का संबंध किससे है? वो है टेनिस से। ठीक है, चलिए फिर दोस्तों अगली खबर है कि छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन कहां किया गया? दोस्तों ये आयोजन किया गया कहां? तमिलनाडु में। खेलो इंडिया गेम्स अलग होता है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स अलग होता है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। इसका आयोजन किया गया था तमिलनाडु में। ठीक है, तो दोस्तों जो ये यूथ गेम था ना, जो इसका आयोजन किया गया था, इसकी जो पदक तालिका थी उसमें पहला स्थान महाराष्ट्र का था, दूसरा स्थान तमिलनाडु का था, तथा तीसरा स्थान हरियाणा का। किसका? महाराष्ट्र, तमिलनाडु और हरियाणा। और दोस्तों क्योंकि हम लोग मध्य प्रदेश के निवासी हैं और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी मुख्यतः कर रहे हैं, इसलिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि खेलो इंडिया यूथ गेम से मध्य प्रदेश का स्थान 14वां रहा, 14। चलिए कम से कम मध्य में स्थित है, लेकिन 7 करोड़ 26 लाख की जनसंख्या के साथ ये काम कोई प्रशंसनीय नहीं है, और मेहनत कीजिए, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। और जो इसका मस्कट था ना, उसका नाम था वीरा मंगई। ये है वीरा मंगई। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स लिखा देखिए, कहां? तमिलनाडु में। ठीक, यूथ गेम 2023 है, लेकिन आयोजन कब किया गया? 19 जनवरी से 31 जनवरी 2024 के मध्य। इसकी थीम थी फ्यूचर इज हियर। ठीक है, तो कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं? आयोजन कहां किया गया? पहले स्थान पे कौन था? मध्य प्रदेश का स्थान कौन था? 14th स्थान। और जो इसका शुभंकर था वो क्या था? वीरा मंगई। ठीक है, अब तो याद कर लेना, ये है वीरा मंगई। इमेज भी दिखा दिया, आपको याद रहेगा। ठीक है, चलिए अगली खबर देखते हैं दोस्तों।
इसके पहले हमने चर्चा की थी खेलो इंडिया यूथ गेम के 6वें संस्करण की। दोस्तों ये है खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ठीक, और ये 4था संस्करण है। इसका आयोजन किया गया था लद्दाख में, ठीक है। और जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन लद्दाख में किया गया था, उसमें प्रथम स्थान रहा सेना का, सर्विसेज, सर्विसेज, ठीक है। और दोस्तों यहां भी मध्य प्रदेश का स्थान 11वां रहा। मध्य प्रदेश में कहां बर्फबारी होती है, फिर भी अगर 11वें स्थान पे है तो एक प्रशंसनीय कार्य है। चलिए बहुत बढ़िया। और दोस्तों जो ये चौथे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया गया था, इसके शुभंकर शीन ए शी, जिन्हें शान भी कहा गया था, जो कि एक हिम तेंदुआ है, ये रहे शुभंकर, काफी जोश में है, ये बर्फ लग गई है चारों तरफ, ठीक है। और ये क्या है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आयोजन किया गया था, ठीक है। दोस्तों यहां पे लिखा थैंक यू, इसका मतलब ये कि फरवरी 2024 का करंट अफेयर यहां पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको पसंद आ रही होगी। इसी तरह हम आपको आगे के महीनों का करंट अफेयर उपलब्ध कराते रहेंगे। इससे संबंधित आपको कोई भी सुझाव देना है तो आप कमेंट बॉक्स में निश्चित तौर पर दे सकते हैं। धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए, गर्मी से बचिए और आगे की तैयारी अच्छे से करिए।